In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Students, I welcome you all to the virtual platform of Superior College, Miyawali. Students, let's pray together before we start today's lecture. Rabbi zidni ilma. My Lord, increase me in my knowledge. Students, today we will discuss poetry, and first we will discuss that in Sargoda board which question appear on poetry and which type of questions are asked, and in federal board which type of questions are asked on this very genre. फेडरल बोर्ड अगर आप बेटा देखें तो फेडरल बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 3 उसका पार्ट ए होता है, जिसमें आपको कंप्रीहेंशन के लिए एक स्टेंजा दिया जाता है और उस स्टेंजा में आपको 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं। आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है और आपको वो 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं आफ्टर रीडिंग दैट आफ्टर रीडिंग दैट स्टेंजा। आप उस स्टेंजा को कंप्रीहेंड करके 3 क्वेश्चंस करते हैं और वो आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट आपका जो पोइट्री में से क्वेश्चन आते हैं डिफरेंट टर्म्स के ऊपर, डिफरेंट स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव पेपर में, और वो एमसीक्यूज़ की फॉर्म में होते हैं, जो आपको आइडिया है उसका। और सरगोदा बोर्ड को अगर आप बेटा देखें तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 उसमें पार्ट सी जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और वो 8 मार्क्स के होते हैं। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर सी जो कि कंप्रीहेंशन बेस्ड आपका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट और उसमें एप्लीकेशन एक्सप्लेनेशन आपने करनी होती है, वो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। यानी फेडरल बोर्ड को अगर आप देखें तो आपका 6 मार्क्स का जो है एक उसका पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 6 मार्क्स मिलते हैं यहाँ से, और इसके अलावा आपके 2 से 3 या 4 जो है वो आपके एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, जो कि डिफरेंट पोइटिक डिवाइसेस के ऊपर हो सकते हैं, डिफरेंट टर्म्स के ऊपर हो सकते हैं, स्टेंजा की टाइप्स के ऊपर हो सकते हैं, पोइट्री की फॉर्म्स के ऊपर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं वो। तो ये आपका जो है ना यहाँ से ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है वो फेडरल बोर्ड में आता है, और ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का 9 मार्क्स का 8 एंड 5 आपके जो है 13 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो सरगोदा बोर्ड में अपीयर आते हैं एनुअल एग्ज़ाम में। सबसे पहला बेटा जो जानरा है पोइट्री का उसको हम डिफ़ाइन करते हैं। पोइट्री इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी एक्सप्रेशन दैट यूजेस रिदमिक एंड ऑफन मेटाफरिकल लैंग्वेज टू इवोक इमोशंस, क्रिएट इमेजरी एंड कन्वे आइडियाज़ in a concentrated and imaginative way. Unlike prose, poetry typically emphasizes the aesthetic qualities of language such as sound, meter and structure. बेटा पोइट्री की ये एक पैक्ट डेफिनेशन है। अगर आप इसको देखें, पोइट्री लिटरेरी एक्सप्रेशन है और वो क्या क्या है जिसमें आपको रिदम और मीटर को फॉलो करना होता है। इसकी जो लैंग्वेज है वो एम्बेलिश्ड लैंग्वेज होती है, डिफरेंट जो है वो उसके अंदर पोइटिक डिवाइसेस यूज़ होती हैं, मेटाफरिकल लैंग्वेज होती है, सिंपल लैंग्वेज नहीं होती। इसका पर्पस क्या होता है? टू इंसाइट योर इमोशंस, टू इवोक योर इमोशंस, योर सेंटिमेंट्स। और इसमें इसको इस पर्पस को कैसे जो है आपको अचीव किया जाता है, उसमें इमेजरी क्रिएट की जाती है, उसमें डिफरेंट आइडियाज़ को बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेटिव वे में और कम्पैक्ट फॉर्म में डिस्क्राइब किया जाता है। ये प्रोज से अपोजिट है। प्रोज में सिंपल स्ट्रक्चर यूज़ होता है, मीन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जैसे आपका स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, उसके फॉर्म में होता है। जबकि पोइट्री में इसको बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है लैंग्वेज को डिस्क्राइब किया जाता है, जिसमें डिफरेंट मीटर्स और डिफरेंट जो है ना फोर्थ स्ट्रक्चर यूज़ करके स्टेंजा की फॉर्म में इसको जो है वहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है। जबकि प्रोस में ये पैसेजेस होते हैं, तो पोइट्री में स्टेंजाज कपलेट की फॉर्म में ये होते हैं। बेटा प्रोस और पोइट्री में डिफरेंस क्या है इसको देख लें। अब एक ही बात है जिसको आप सिंपल वे में प्रोस में कह सकते हैं, द स्काई वॉज ऑरेंज एंड पिंक व्हेन द सन वेंट डाउन। और इसी बात को अगर आप पोइट्री में कहेंगे, द स्काई ब्लश्ड इन शेड्स ऑफ पीच एंड रोज एज द सन डिप्ड लो इन सॉफ्ट रिपोज। सो ये डिफरेंस है पोइट्री का और प्रोस का। जब भी बेटा ये क्वेश्चन हम करते हैं कोई भी पोइट्री का, तो जब पोएम पढ़ते हैं तो उसको हम दो तरह से एनालाइज करते हैं। एक होता है इसका थीमेटिक एनालिसिस और एक होता है स्टाइलिस्टिक एनालिसिस। अब थीमेटिक एनालिसिस जो होता है वो तो आप जो भी पोएम पढ़ते हैं उससे रेलेवेंट होता है। आप स्पेसिफिक पोएम का स्पेसिफिक थीम हो सकता है, उसका एक थीम हो सकता है, उसके 2 थीम हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन ये स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है स्पेसिफिक पोएम के लिए। अब स्टाइलिस्टिक एनालिसिस के लिए क्या होता है कि स्टाइलिस्टिक एनालिसिस में ये जनरल
आप इसको देख सकते हैं। यानी आप ये चीज़ें एक बार कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो फिर आप किसी भी पोएम पर उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप स्ट्रक्चरल स्टाइलिस्टिक एनालिसिस में उसका स्ट्रक्चर देते हैं, देखते हैं पोएम का, उसकी फॉर्म देखते हैं कौन सी है पोइट्री की, और इसके अलावा राइमिंग स्कीम वहाँ पे यूज़ हुई है नहीं हुई, और टोन और मूड क्या है पोएम का, और इसके अलावा पोइटिक डिवाइसेस वहाँ पे यूज़ हुई हैं या कौन से यूज़ हुई हैं, ये आपने देखना होता है। अब ये तमाम चीज़ें अगर आप एक बार कर लेंगे तो होप्स हो कि आप उनको तमाम जो है वो पोएम्स के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, और आपके लिए किसी भी पोएम को क्रिटिकली एनालाइज करना बड़ा ईजी हो जाएगा। अब स्टाइलिस्टिक एनालिसिस के अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले आप देखें टाइप्स ऑफ पोइट्री। सो टाइप्स ऑफ पोइट्री में लिरिक पोइट्री होती है, नैरेटिव पोइट्री होती है, ड्रामेटिक पोइट्री होती है। आपका जो कंसर्न है यहाँ पे लिरिक पोइट्री या नैरेटिव पोइट्री के साथ होगा। अब लिरिक पोइट्री में सोनेट्स हैं, एलिजी है, हाइको, लाइमरिक, ओड और सिंक्वेन। नैरेटिव पोइट्री के अंदर एपिक और बैले आ जाते हैं, और ड्रामेटिक पोइट्री के अंदर वर्स ड्रामा है और ड्रामेटिक मोनोलॉग, सॉरी की इसमें से कुछ भी हो सकता है। अब देखें सोनेट को आप बेटा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पोएम जो है ये सोनेट है। सोनेट दैट इज़ अ पोएम दैट कंसिस्ट्स ऑफ 14 लाइन्स। इसमें 14 लाइन्स होती हैं सोनेट के अंदर, और इसके अलावा जो है ये इसके स्पेसिफिक राइम स्कीम इसकी फॉलो की जाती है, स्पेसिफिक इसका मीटर होता है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका स्ट्रक्चर है ना, आप देख लें, दो टाइप्स में इसको कैटेगराइज करते हैं। एक है इंग्लिश सोनेट्स हैं और एक इटालियन सोनेट्स हैं। इंग्लिश सोनेट्स को आप शेक्सपियरियन सोनेट्स भी कहते हैं, और जो इटालियन सोनेट्स हैं उनको आप पेट्रार्कन सोनेट्स भी कहते हैं। अब शेक्सपियरियन सोनेट्स का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें थ्री क्वार्टरेंस मीन आपको 3 स्टेंजाज होते हैं 4 लाइन्स के, और आपको एक कपलेट होता है उसमें दिया जाता है। अब ये टोटल 14 लाइन्स बनती हैं शेक्सपियरियन सोनेट की। 14 लाइन्स टोटल हैं, यानी सोनेट कोई भी 14 लाइन्स की होती है, लेकिन शेक्सपियरियन सोनेट में इसकी डिवीजन कैसे है, इसकी 3 स्टेंजाज में डिवाइड होता है और एक कपलेट, 3 क्वार्टरेंस एंड 1 कपलेट, दैट इज़ शेक्सपियरियन सोनेट। और सेम अगर आप देखें पेट्रार्कन सोनेट को या इटालियन सोनेट को, तो वो डिवाइड होती है ऑक्टेव और सेस्टेट में। यानी ऑक्टेव 8 लाइन्स में एंड सेस्टेट 6 लाइन्स। 8 और 6 लाइन की डिवीजन होती है, 2 स्टेंजाज होते हैं उसमें। नॉर्मली क्या होता है कि ऑक्टेव के अंदर कोई प्रॉब्लम दी जाती है, सेस्टेट के अंदर सोल्यूशन, और ये जस्ट दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी एक में अगर पेसिमिज्म है तो दूसरे में ऑप्टिमिज्म, एक में ऑप्टिमिज्म है तो दूसरे में पेसिमिज्म, सेम ऐसे ये डिफरेंट है। इसके अलावा बेटा एलिजी को अगर आप देखें तो ये एक मॉर्निंग पोएम होती है, यानी ये किसी की डेथ पर लिखी जाती है। हाइको जो है ये एक जापानीज़ फॉर्म है पोएम की, और लाइमरिक जो है ये एक ह्यूमरस टाइप की पोएम होती है, शॉर्ट सी पोएम होती है, 5 लाइन्स की ऑलमोस्ट होती है। और इसके अलावा ओड जो है, ओड बेटा किसी भी चीज़ को एड्रेस करके लिखा जाता है। कोई चीज़ हो सकती है, कोई ह्यूमन बीइंग हो सकता है, उसको एड्रेस करके और उसकी प्रेज़ में लिखी जाती है। और सिंक्वेन जो है ये 5 लाइन्स की पोएम होती है। इसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है एक, जिसमें जो है ना आपको कितने जो है सेलेबल एक लाइन के अंदर दिए जाने हैं, कितनी जो है वो उसकी फर्स्ट लाइन में टाइटल दिया जाता है, मतलब नेक्स्ट लाइन में उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे करनी है, नेक्स्ट एक्शन है, फिर उसकी फीलिंग्स हैं, फिर लास्ट में फर्स्ट जो टाइटल होता है उसका सिनोनिम देते हैं या फिर कंक्लूजन देते हैं। तो ये एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है हर एक पोएम का। अगर आप नैरेटिव पोइट्री को देखें तो नैरेटिव पोइट्री जो है जिसमें कोई ना कोई स्टोरी आपको बताई जाती है पोइटिक फॉर्म के अंदर, यानी नैरेटिव पोइट्री होती है, और होती पोइट्री में है, ठीक है, पोएम होती है, लेकिन उसमें आपको एक टेल बताई जाती है, कोई स्टोरी बताई जाती है। एपिक और बैलेड जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं। ये नैरेटिव पोइम्स होती हैं दोनों। एपिक जो है वो लॉन्ग लॉन्ग नैरेटिव पोएम है दैट यूजुअली कंसिस्ट्स ऑफ 12 बुक्स। एपिक की 12 बुक्स में ग्रैंड कैरेक्टर्स होते हैं, एडवेंचरस टाइप की स्टोरी होती है। और बैलेड भी जो है ना इस तरह से नैरेटिव पोएम है। ये दोनों पोएम्स जो होती हैं नरेशन यानी कोई ना कोई स्टोरी जो है ना टेल बेस्ड होती हैं। ड्रामेटिक पोइट्री अगर आप देखें तो इसका आपके साथ वैसे कंसर्न नहीं होगा, होप सो, क्योंकि ना लेकिन आपके लिए जानना एज अ लिटरेचर स्टूडेंट जानना ज़रूरी है, क्योंकि क्लासिकल ड्रामा जो था वो वर्स फॉर्म में होता था, तो वो पोइटिक ड्रामा होता था, वो पोइट्री उसमें होती थी। ठीक है, वर्स ड्रामा, ड्रामेटिक मोनोलॉग, हाँ जी आपकी उसमें आ सकती है पोएम, ड्रामेटिक मोनोलॉग कोई हो सकता है। और सॉलिकी, ये भी अक्सर जो है ड्रामास के अंदर जो है ये सॉलिकी भी होती है, जिसमें करेक्टर होता है वो खुद से बात कर रहा होता है, और
ये आपको फिर बता दूं कि क्लासिकल ड्रामा जो था वो पोइट्रिक ड्रामा था। वहाँ पे जो है ये आपको ड्रामेटिक पोइट्री जो है मिलती है क्लासिकल प्लेस के अंदर। जो मॉडर्न ड्रामा है वो प्रोज फॉर्म में लिखा जाता है, वो पोइट्री में नहीं होता। और कोई आपकी पोइम हो सकती है, कोई पार्ट हो सकता है किसी भी ड्रामा का, किसी भी उसका तो प्ले का, तो वो आपका जो है वो सिलेबस में इंक्लूड हो भी सकता है। और यहाँ पे जो है ना ये आपको डेफिनेशंस वगैरह सब की आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जो है वो इनमें से फॉर्म जो है किस कैटेगरी में आती है पोइट्री की। ओके, नेक्स्ट बेटा अगर आप देखें स्ट्रक्चर, जो आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना होता है कि आपका स्टेंजा जो है वो किस टाइप का है। स्टेंजा एक्चुअली दैट इज़ डिवीजन ऑफ लाइंस इनटू ग्रुप्स। डिफरेंट पार्ट्स बने हुए होते हैं पोइट्री के अंदर बेटा, पोइम के अंदर। उनको आपने कैसे जो है ना बता आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप का स्टेंजा है, यानी आपने स्टेंजा को भी आइडेंटिफाई करना होता है। स्टेंजा की भी आगे टाइप्स होती हैं। ये देखिए आप टाइप्स ऑफ स्टेंजा में, अगर आपके पास टू लाइंस जो है वो हैं पोइट्री की, टू लाइंस में डिवीजन है किसी भी पोएम की, दैट इज़ कॉल्ड कपलेट। दैट वी कैन से दैट दैट पोएम इज़ रिटन इन कपलेट फॉर्म। Same is the case with if a three lines stanza is there, that is called tercet. If four line stanza is there, that is called quatrain. Five line stanza is called quintet. Six line stanza is called sestet. Seven lines stanza is called septet, and eight line stanza is called octave. सो ये आपको बेटा याद रखना है, क्योंकि अगर सरगोदा बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आपको एनालाइज करना होता है। क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर आपको लिखना होता है एट द एंड, जब आप एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन के बाद आप लिखते हैं कि ये जो है वो कपलेट की फॉर्म में था, स्टेंजा टर्सेट था, क्वार्ट्रेन था, क्या था। और सरगोदा सॉरी फेडरल बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है ये एमसीक्यूज़ के लिए भी ये चीज़ें याद रखनी होती हैं। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी, क्योंकि वहाँ पे भी स्टेंजा की फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। कंप्रीहेंशन, जो स्टेंजा का कंप्रीहेंशन के लिए जो क्वेश्चन आता है, आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है। नेक्स्ट बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि दोनों बोर्ड के स्टूडेंट्स को फॉलो करनी है, लिटरेरी और पोइटिक डिवाइसेस। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि लिटरेरी और पोइटिक डिवाइसेस इनको क्यों कहते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस लिटरेचर की किसी भी जानना में यूज़ हो सकती है, और पोइटिक डिवाइसेस वो होती हैं जो स्पेसिफिकली पोइट्री के अंदर यूज़ होती हैं। यानी इन तमाम डिवाइसेस को आप लिटरेरी डिवाइसेस कह सकते हैं, आप उनको फिगर ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं। लेकिन कुछ टर्म्स ऐसी हैं, कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जो सिर्फ पोइट्री में यूज़ होती हैं, इसलिए आप उन्हें पोइटिक डिवाइसेस कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आई थिंक यहाँ पे जो है इंजैम्बेंट जो है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो पोइट्री के अंदर यूज़ होती है। बाकी सारी आप पोइट्री में भी यूज़ कर सकते हैं और लिटरेचर के किसी और जानना में भी यूज़ हो सकती हैं वो। सबसे पहले बेटा आप देखें सिमिली। सिमिली ये कंपैरिजन होता है दो अनलाइक थिंग्स का। आपके पास कंपैरिजन ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, लेकिन अपोजिट होने के साथ साथ उनके अंदर एक क्वालिटी सेम होती है, और उसको आप कंपैरिजन किस चीज़ के साथ करते हैं, लाइक और एज़ के साथ उसका कंपैरिजन करते हैं। आप किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ के साथ जो है ना सिमिलर बता रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं। आप कहते हैं लाइक हर स्किन इज़ एज सॉफ्ट एज़ बटर, तो आप उसको एज़ के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। आप कह सकते हैं ही इज़ ब्रेव लाइक लायन, तो वो शेर की तरह बहादुर है। मेटाफर, अब मेटाफर अगर आप देखें तो मेटाफर में बेटा कंपैरिजन तो होता है दो अनलाइक चीज़ों का, लेकिन इसमें डायरेक्ट जो है एक चीज़ को दूसरी चीज़ आप बना देते हैं। फॉर द टाइम बीइंग आप किसी चीज़ को जो है वो दूसरी चीज़ बना देते हैं, वो ऐसा डायरेक्ट कंपैरिजन आप इसको कह सकते हैं। इसमें आप लाइक या एज़ यूज़ नहीं करते। अब सिमिली और मेटाफर में एक में डायरेक्ट कंपैरिजन है और एक में जो है ना आप लाइक और एज़ के साथ कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कहा कि ही इज़ लाइक लायन, तो ये सिमिली, और ही इज़ लायन यानी उसकी ब्रेवरी की वजह से, उसकी वैलर की वजह से आपने कहा ही इज़ लायन, तो ये मेटाफर है। हाइपरबली जो है बेटा ये एग्जीजरेशन होती है, किसी चीज़ को आप बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैंने आपको कोई चीज़ बिल्कुल 100 टाइम्स बोली है ये ऐसा करने को, हालांकि आपने जस्ट 2 या 3 बार किसी को कहा होता है, तो इसको आप कहते हैं हाइपरबली। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन कोई भी बेटा जो ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी हैं, वो क्वालिटीज़ हैं वो इन ह्यूमन्स को दे दी जाती हैं, तो उसे आप पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ये पोइट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका। सिम्बलिज़म, सिम्बलिज़म किसी भी जो ऑब्जेक्ट है, टेंजिबल ऑब्जेक्ट है, फिजिकल ऑब्जेक्ट है, आप उसको एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कन्वे करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं डव इज़ द सिंबल ऑफ पीस, आप कह सकते हैं रोज़ इज़ द सिंबल ऑफ लव। सेम इस तरह के जो है ना ये सिंबल्स हैं और वो किसी न किसी आइडिया को कन्वे करते हैं। एलिट्रेशन,
एलिट्रेशन पोइट्री के अंदर बेटा यूज़ होती है जब अ, बल्कि ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी लिटरेरी जानरा में यूज़ कर सकते हैं। ये रेपिटिशन है इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स की, जो क्विक सक्सेशन में आते हैं, यानी एक दूसरे के साथ एक लाइन के अंदर अगर कोई वर्ड यूज़ हुए हैं और वो वर्ड सेम कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं तो आप उसे कहते हैं एलिट्रेशन। नेक्स्ट आप कहते हैं ना सिंग अ सॉन्ग, सो सिंग एंड सॉन्ग ये दोनों एस साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये एलिट्रेशन यूज़ हुई है। एजोनेंस और कॉन्सोनेंट्स आप देखें, एजोनेंस जो है ये रेपिटिशन है वॉवल साउंड्स की विद इन द लाइन, और कॉन्सोनेंट्स जो है ये रेपिटिशन है कॉन्सोनेंट साउंड्स की विद इन द लाइन। अब ये इनके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये स्टार्ट में आए या मिडल में आए, ये मतलब कहीं पे भी लाइन के अंदर कोई साउंड रिपीट हो रही है तो उसको आप एजोनेंस और कॉन्सोनेंट्स में ले सकते हैं। इंजैममेंट, इंजैममेंट ये पोइटिक डिवाइस है बेटा, जब कोई एक आइडिया एक लाइन में कंप्लीट नहीं होता और वो नेक्स्ट लाइन में जाता है, यू कैन से दैट व्हेन एन आइडिया मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन साइन, एक लाइन में के एंड पे कोई पंक्चुएशन साइन नहीं है और वो नेक्स्ट लाइन तक जा रहा है तो उसे आप कहते हैं इंजैममेंट। ये आप अपनी जो हम पोएम पढ़ेंगे उसमें साथ में फर्स्ट स्टैंजा में मैं आपको बता भी दूंगी साथ में, फिर नेक्स्ट जो है आप इसको खुद आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ कहाँ पे इंजैममेंट यूज़ हुआ है। एनेफरा, एनेफरा बेटा ये एक टर्म है जिसमें फर्स्ट वर्ड रिपीट होता है, वो चाहे 2 टाइम्स रिपीट हो 3 टाइम्स रिपीट हो किसी भी स्टेंजा के अंदर, किसी भी स्टेंजा में फर्स्ट किसी भी उसके अंदर जो लाइंस हैं लाइंस का फर्स्ट वर्ड जो रिपीट होता है उसको आप एनाफरा कहते हैं। और इमेजरी, ये तो आपको जो है ना वर्ड्स के साथ जो आपको पिक्चर दिखाई जाए, आपको कोई चीज़ जो है आपके सेंसेस को जो ना टच करे, कोई ऐसी मतलब आपको इमेज दिखाया जाता है, आप इमेज क्रिएट किया जाता है वर्ड्स के थ्रू, तो उसे आप कहते हैं इमेजरी। इसको हम डिटेल से इंशाल्लाह करेंगे। डिफरेंट टाइप्स की इमेजरी होती है, ऑडिटरी इमेजरी है, विजुअल इमेजरी है, गस्टेटरी इमेजरी है, ऑल्फैक्टरी इमेजरी है, टेक्टाइल इमेजरी है, तो इसको हम डिटेल से इंशाल्लाह फिर इसी लेक्चर में करेंगे। राइमिंग स्कीम, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये क्वेश्चन जो है ना आप जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सरगोदा बोर्ड के स्टूडेंट्स को भी राइमिंग स्कीम का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि वो क्रिटिकल अप्रिसिएशन में लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन के अंदर उनको लिखना होता है कि स्टेंजा की राइमिंग स्कीम क्या है। और फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स का तो स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है उसके ऊपर कि व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टेंजा दैट इज़ बिन गिवन इन योर पेपर। आपको पेपर में जो भी स्टेंजा दिया जाता है उसकी राइमिंग स्कीम आपको लिखनी होती है, जो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। सो राइमिंग स्कीम, अ राइम स्कीम इज़ अ पैटर्न ऑफ राइम्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन ऑफ अ पोएम और सॉन्ग। आपके सामने जो पोएम होती है, पोएम की लाइंस की हर लाइन की लास्ट जो साउंड है आपने उसको देखना होता है। अगर वो आपस में राइम कर रही हैं तो आप कहेंगे कि वो राइमिंग स्कीम वहाँ पे फॉलो हो रही है, अगर वो नहीं है तो इट मीन्स कि वो अनराइम्ड है, वो फ्री वर्ड्स में लिखी गई है पोएम। आप यहाँ पे पोएम की बेटा एग्जांपल देखें, ये बहुत कॉमन बच्चे जो है ना ये बचपन से आप सुनते आ रहे हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. आप देखें स्टार और ये सेम साउंड्स हैं, तो हर एक साउंड को आप एक लेटर के साथ जो है ना क्या करते हैं उसको बताते हैं, उसको इंडिकेट करते हैं। ए फर्स्ट 2 साउंड सेम है इसलिए हमने उनको ए कंसिडर किया। अब आप थर्ड लाइन में देखें तो एक डिफरेंट साउंड है हाय, क्योंकि वो आर और स्टार के साथ राइम नहीं कर रही इसलिए हमने उसको एक न्यू लेटर का नाम दिया, न्यू लेटर के साथ बताया बी। आप फोर्थ लाइन के अंदर देखें तो हाई के साथ जो स्काई ये मैच कर रही है साउंड इसलिए ये बी। नेक्स्ट अगर आप देखें स्टार आर सेम है साउंड्स, फिर उसके साथ भी आप क्योंकि ये फर्स्ट जो 2 लाइंस में साउंड्स रिपीट हुई थी वही साउंड रिपीट हो रही है इसलिए हमने उसको भी ए नाम दिया। अगर आपसे इस स्टेंजा की राइमिंग स्कीम पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे, बी ए। तो राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टेंजा इज बी ए and that is also written with capital letters. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेटा सरगोदा फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है इवन इसके ऊपर, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द स्टेंजा। अब स्टेंजा की टोन कौन सी है, टोन इज़ दैट ऑथर्स फीलिंग्स टुवर्ड्स द पोएम। वो उस पोएम के अंदर जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहा है राइटर,
राइटर जो है, पोइट जो है, पोइट की फीलिंग्स क्या हैं, पोइट कैसा फील कर रहा है उस पोएम में, वो सैड है, वो ऑप्टिमिस्टिक है, वो एक्साइटेड है, वो क्यूरियस है, क्या क्या फीलिंग्स हैं पोइट की। और मूड जो है वो रीडर्स की फीलिंग होती हैं, यानी रीडर उस पोएम को पढ़ के क्या फ़ील करता है, तो वो मूड होता है पोएम का। मीन कि अगर आप किसी पोएम को पढ़ते हैं, आप एक्साइटमेंट फ़ील करते हैं, आप बिल्कुल ग्रीव्ड हो जाते हैं, आप किसी पोएम को पढ़ के जो है वो क्यूरियस होते हैं, आपको मिस्टीरियस फीलिंग्स आती हैं, तो ये जो है ये मूड होगा पोएम का। तो मूड जो है वो आप स्टैंज़ा को पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा खुद को ही कि हम जो है ना, हमने इसको किस मूड में पोएम लिखी गई है, आप क्या फ़ील कर रहे हैं उस पोएम को पढ़ के, उस स्टैंज़ा को पढ़ के। टोन पूछी जाएगी तो वो राइटर की फीलिंग्स होंगी कि राइटर कैसे जो है उसको कन्वे करना चाह रहा है। बेटा आज का टॉपिक आपका इतना ही था। इसमें आपको टास्क है आपके लिए, आपके 3 क्वेश्चंस हैं। डिफाइन पोएट्री इन योर ओन वर्ड्स एंड आल्सो राइट द डेफिनेशन ऑफ पोएट्री बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। एंड सेकंड इज़ व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। So this was today's lecture. Thank you. Stay blessed. Allah Hafiz.